बढ़ता हुआ टकराव, कन्फ्रंटेशन बिटवीन द गवर्नर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कन्फ्रंटेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच बढ़ता हुआ विवाद। आज का आर्टिकल इसी बेस्ड है। ठीक, अब कई लोगों को ये नहीं पता हुआ राज्यपाल होता क्या है, किस तरह का पद है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको जो बेसिक जानकारी है कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिखा देता हूं। हमारे यहां आर्टिकल 156 में 153 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा। थोड़ा सा लिख लीजिएगा, आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में गवर्नर प्रोविजन है, देयर शैल बी गवर्नर फॉर स्टेट, इसका प्रावधान है, प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा। पहले थोड़ा सा आप कुछ बेसिक फैक्ट्स लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं ये जो आर्टिकल है ये क्या बोल रहा है, कन्फ्रंटेशन किस टाइप में हमारे यहां हो रही है। आर्टिकल 153 में देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर होगा। 153 में गवर्नर का प्रावधान है। ठीक, और 2 राज्यों का एक गवर्नर भी संभव है। इसमें लिखा हुआ है द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन इज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। एक गवर्नर 2 से अधिक राज्यों को भी गवर्न कर सकता है, मतलब 2 से अधिक राज्यों का एक गवर्नर भी पॉसिबल, कॉमन गवर्नर। ठीक, कॉमन गवर्नर। इस तरह गवर्नर एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। एक बात से मैं आपको आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, आर्टिकल 153 में प्रोविजन है, और ये किसी भी राज्य का जो कार्यकारी शक्ति होती है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो गवर्नर में निहित होती है। जस्ट लाइक प्रेसिडेंट यूनियन के मामले में राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो गवर्नर में निहित होती है। जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए जाएंगे shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। या तो वो खुद ही इस एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करेगा या वो अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके माध्यम से कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करेगा। आर्टिकल 154 में गवर्नर के बारे में साफ लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? ठीक, पॉइंट क्लियर हो गए। अब हो क्या रहा है, आज का जो एडिटोरियल वो ये कह रहा है कि पिछले कुछ समय से कुछ राज्यों में ऐसे मामले आए हैं जहां पे चुनी हुई सरकार और गवर्नर के मध्य विवाद बढ़ रहा है। उदाहरण तौर पर उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और केरल ऐसे तात्कालिक 2 उदाहरण, तो थोड़ा लिखते चलिएगा ताकि यदि इन स्टोरीज को कुछ में तो लिख पाए। तो स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि महाराष्ट्र एंड केरल में इस तरह के इश्यूज जो है, इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। लेखक कह रहा है कि हमारे यहां एक डेलिकेट रिलेशनशिप, एक नाजुक रिश्ता है संवैधानिक प्रमुख राज्य के और चुनी सरकार के मध्य। देखिए, हमारे यहां एक नाजुक, एक डेलिकेट रिलेशनशिप है संवैधानिक प्रमुख किसी राज्य के और वहां की निर्वाचित सरकार के बीच। और ये जो नाजुक रिश्ता है ये वर्तमान में कई राज्यों में तनाव का कारण बन रहा है। इसमें डेलिकेट रिलेशनशिप में कई जगह टेंशन क्रिएट हो गई है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है स्टेट का, हमने देखा थोड़ी देर पहले आर्टिकल 153(4). तो ये कह रहे हैं कि जो संवैधानिक प्रमुख राज्य का और चुनी सरकार जो है उनके बीच टकराव हो रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में और केरल के अंदर। महाराष्ट्र में जो विवाद है वो इस रूप में है कि वहां पे जो निर्वाचित सरकार है वो स्पीकर का चुनाव करना चाहती है। स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर होता है स्पीकर, लेकिन गवर्नर जो है स्पीकर के चुनाव के लिए तिथि पे सहमत नहीं हो रहे हैं सरकार के साथ। महाराष्ट्र में रिलेशनशिप ये है, महाराष्ट्र में विवाद आ रहा है, वो ये आ रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि स्पीकर के लिए एक तिथि भेजी थी, इस दिन स्पीकर को हम इलेक्ट करें, लेकिन गवर्नर जो है वो सरकार के द्वारा भेजी गई डेट को रिफ्यूज कर रहे हैं। और इस कारण से अभी तक महाराष्ट्र के अंदर नई विधानसभा चुन के तो आ गई है, जो एक गठबंधन सरकार है शिवसेना आदि की, बट अभी तो उसमें स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ है।
समझिए। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स जो स्पीकर का चुनाव होता है विधानसभा में वो कैसे होता है। इसी प्रकार लोकसभा में जो स्पीकर इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो आप कहीं स्टार रख लीजिए, इलेक्शन ऑफ स्पीकर, स्टार रख लीजिए इलेक्शन स्पीकर, इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्पीकर, दोनों इंपॉर्टेंट है अपने लिए इस साल के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए। स्पीकर का चुनाव और लोकसभा स्पीकर का चुनाव, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, स्पीकर, किसी राज्य के विधानसभा के स्पीकर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 178, आर्टिकल 178 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर की बात की गई है। थोड़ा सा इसको अपन कनेक्ट कर रहे हैं बेसिक फैक्ट्स के साथ। और आर्टिकल 178 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट shall as soon as may be choose 2 members of the assembly to be respectively speaker and deputy speaker thereof, and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant, the assembly shall choose another member to speak or deputy speaker as the case may be। तो साफ लिखा हुआ है कि जब भी नई विधानसभा चुन के आएगी उसके मेंबर्स अपने लिए स्पीकर डिप्टी चुनेंगे। ठीक, लेकिन इस पूरा प्रोसेस में जो मेन बात है कि डेट जो होगी, तारीख, वो गवर्नर की सहमति से तय की जाएगी। महाराष्ट्र के गवर्नर ने अब तो तारीख नहीं दी है, इसलिए यहां पे स्पीकर का अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट मेंशन कर लेना कि 178 में स्पीकर को लेके ये प्रोविजन है विधानसभा को लेके। आगे आते हैं, इसी प्रकार का दूसरा टका हुआ है केरल के अंदर। केरल में वहां के जो निर्वाचित वहां के जो अपॉइंटेड गवर्नर हैं, कोई गवर्नर अपॉइंटेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नर को किसी राज्य में अपॉइंट किया जाता है। तो केरल के जो गवर्नर हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कन्नूर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको दबाव में उनके द्वारा अपॉइंट करवाया गया, रीअपॉइंट करवाया गया। बोले मेरी इच्छा नहीं थी, बट स्टेट गवर्नमेंट दबाव में आके मैंने चांसलर ऑफ कन्नूर यूनिवर्सिटी को अपॉइंट किया है, ये वो बार बार बोल रहे हैं। ठीक, वो कह रहे कि मैं पेशे में था, दबाव में था। ये दूसरा केस है गवर्नर और राज्य सरकार के बीच टकराव का। बात समझ में आ गई। केरल में क्या रहा है, केरल में कुन्नूर विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति को लेके राज्यपाल का स्पष्टीकरण, रीअपॉइंटमेंट को लेके वाइस चांसलर ये आरोप लगा रहे हैं, कि ये अंडर प्रेशर किया गया काम है, अंडर प्रेशर किया गया काम है, इसमें मेरी सहमति नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन दबाव में उससे काम करवाया गया। ये बात वो कह रहे हैं केरल यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये दूसरा उदाहरण है। ठीक, 3 पॉइंट लिख लीजिए, पूरा मैसेज होती है। कुन्नूर यूनिवर्सिटी के बाद है केरल में, और महाराष्ट्र में है विधानसभा स्पीकर के इलेक्शन की डेट को लेके राज्यपाल द्वारा सहमति ना देने को लेकर विवाद। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। आर्टिकल कहता है कि ये जो तनाव है गवर्नर और चुनी सरकार के बीच में, ये कोई नई चीज नहीं है। भारत के कई राज्यों में, स्पेशली पश्चिम बंगाल आदि में देखा गया है कि गवर्नर और चुनी सरकार के बीच तनाव मौजूद है। तो उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है वेस्ट बंगाल, बाकी में भी। ठीक, राजस्थान में इसी तरह की स्थिति है। लेखक कह रहा है कि गवर्नर और चुनी सरकार के बीच में असहमति कोई नई बात नहीं है। लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन गवर्नर और चुनी सरकार के बीच में सहमति कोई नई बात नहीं है। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि गवर्नर और चुनी सरकार आपस में सहमत नहीं हुए हैं, लेकिन जो कन्फ्रंटेशन है, जो तनाव है, वो इस बार ज्यादा है पूर्व की तुलना में। इसी कारण से हम इस आर्टिकल को यूज कर रहे हैं। स्पेशली कन्फ्रंटेशन उस राज्यों में ज्यादा है
जहां पे गवर्नर और जो रूलिंग जो सरकार है उनकी पार्टियों में अंतर है। बस मैंने कुछ कही, अधिकांश राज्यों में गवर्नर जो है वो बीजेपी के ही पुराने नेता लोग हैं जिनको गवर्नर अपॉइंट किया गया बीजेपी के द्वारा। ठीक, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नमेंट इलेक्शन ही होता है। अधिकांश राज्यों में बीजेपी ने अपने ही पूर्व सदस्यों को गवर्नर बनाया, और ऐसा नहीं है, पहले ही पार्टी भी ऐसे करती रही है, कांग्रेस ने भी ऐसा किया था। लेकिन जिन राज्यों में गवर्नर अलग पार्टी से है और रूलिंग पार्टी अलग पार्टी से, वो तनाव ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र में जो गवर्नर है कोश्यारी, जो बीजेपी से आते हैं, और वहां पार्टी है आपकी शिवसेना। इसी प्रकार से केरल में भी रूलिंग पार्टी अलग दल से है और गवर्नर अलग दल से है। इसी प्रकार से राजस्थान में रूलिंग पार्टी कांग्रेस से, गवर्नर अलग पार्टी दल से। तो कुल जमा ऐसा तनाव उन राज्यों में जहां देखा रहा है जहां पे दोनों जो हैं जो अलग दल को रिपेंड करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? लिख लीजिए, तनाव उन राज्यों में ज्यादा है जहां पे रूलिंग पार्टी अलग दल से और गवर्नर अलग दल से संबंधित है। हालांकि गवर्नर पार्टी से संबंध नहीं रखते हटने के बाद, गवर्नर बनने के बाद, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी, जो भी पार्टी जो उनको अपॉइंट करती है उनके प्रति उनमें फेथ, विश्वास होता है, तो उस आइडियोलॉजी डिपेंड करते हैं। ये इसलिए समझ में आ रही है यहां पे थोड़ी हद तक। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो भावना वो ये कहती है गवर्नर बनने के बाद तो किसी दल को दल की भावना से, दलगत भावना से, पार्टी सोच से ऊपर उठ के सबको एक समान देखेंगे। अब देखते हैं क्या समस्या आ रही है, आगे आइए। ठीक, हमारे यहां जो गवर्नर का पद है ये ब्रिटिश काल में क्रिएट किया गया था। लिखिए, ये ब्रिटिश काल में क्रिएट किया गया था गवर्नर का पद। राज्यपाल का जो पद है ये ब्रिटिश काल में ब्रिटिश रूल के दौरान बनाया गया था, और यह माना गया था कि गवर्नर जो होगा वो किसी भी राज्य का एब्सोल्यूट रूलर होगा, किसी भी प्रोविंस का एब्सोल्यूट रूलर होगा। ठीक, और उसकी जवाबदेही केवल राजा के प्रति होगी। यह ब्रिटिश इरा में गवर्नर के पद को लेकर संकल्पना थी। यह समझ में आ गई? ठीक, संपूर्ण शक्ति गवर्नर में होगी राज्य की, एब्सोल्यूट रूल ऑफ द प्रोविंस होगा, आंसरेबल होगा अल्टीमेटली टू द किंग, किसी और के प्रति नहीं होगा। ठीक, इस तरह से गवर्नर के पद को भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। जब भारत में प्रांतों को बांटा गया 1919-1935 के एक्ट के आधार पे, तब गवर्नर के पद को लाया गया, और गवर्नर के पद के साथ यह संकल्पना रखी गई कि उसकी जवाबदेही किंग के प्रति होगी। लेखक ये कहते हैं कि जब संविधान सभा की बहसों को देखें, जब संविधान बन रहा था और उस दौरान जो डिबेट चल रही थी कि हमको किस तरह का गवर्नर चाहिए, तो लिखिए कि गवर्नर की शक्तियों को लेके कई सारे विचार निकल के आए। लिखिए, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट कर रही, संविधान सभा राज्यपाल के पद को लेके प्रावधान कर रही थी। A closer look at the debates in the Constitutional Assembly on the governor would reveal that there were divergent views on the powers to be given to the governor. गवर्नर की शक्तियों को लेकर बहुत सारे अलग अलग विचार थे कि क्या शक्ति देनी है, क्या नहीं देनी है। हालांकि ब्रिटिशर्स के दौरान जो गवर्नर हुआ करता था उसको उन्होंने एब्सोल्यूट रूलर माना था प्रोविंस का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसमें कई विचार दिए। ठीक, एक विचारधारा जो थी वो ये थी, कि गवर्नर को उसी समान शक्ति दी जाए जिस तरह ब्रिटिश काल में शक्ति थी। ठीक, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक विचारधारा यह थी कि गवर्नर को एब्सोल्यूट पावर दी जाए जैसे ब्रिटिश इरा में थी, कॉलोनियल इरा में थी एब्सोल्यूट पावर, एक आइडियोलॉजी थी। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि गवर्नर शुड ओनली बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड,
उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रमुख होगा केवल गवर्नर, ठीक। लेकिन जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, कार्यकारी शक्तियां होंगी, वो पूर्णतः चुनी सरकार में होंगी। अंबेडकर ने क्लियर किया कि गवर्नर केवल संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए, कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट में होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, ठीक। यह स्पष्ट किया था पी अंबेडकर जी ने। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो संविधान सभा में भी गवर्नर की शक्ति को लेकर कई तरह की विचारधारा निकल के आई। एक उसी रूप में नियंत्रण है छत्तीस रूप में अंग्रेज काल में था, ब्रिटिश काल में था, और ये अंबेडकर के रूप में एक आइडियोलॉजी थी जो कहती थी गवर्नर केवल संवैधानिक प्रमुख होगा राज्य में, लेकिन कार्यकारी शक्तियां संपूर्ण चुनी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि वो जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट पब्लिश होकर आएगी, इलेक्टेड है, गवर्नर को इलेक्टेड तो नहीं, गवर्नर नॉमिनेट है, ठीक भाई, उनको तो अपॉइंट किया है, किसने? नॉमिनेट अपॉइंट किया है रूलिंग पार्टी ने, कि आप चले आइए गुजरात में, आप चले आइए एमपी में, आप चले आइए यूपी में। उनका कुछ चुनाव तो हुआ नहीं। तो यह भी कहा गया कि गवर्नर को इसके साथ कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स, विवेकाधीन शक्तियां देनी चाहिए। देखिए आर्टिकल बताऊंगा मैं आपको, लेकिन देखिए किसमें यह भी कहा गया कि गवर्नर के पद के साथ कुछ निश्चित विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होंगी, विवेकाधीन शक्तियां भी होंगी। हमारे यहां गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं। ये पावर्स डिस्क्रिशनरी स्पष्ट नहीं है राष्ट्रपति के लिए। विवेकाधीन शक्तियां वो हैं कि ऐसे मसले, ऐसे मामले, ऐसे प्रश्न जिनमें गवर्नर को अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपना खुद का डिसीजन लेना है। तो इंडिया में राष्ट्रपति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है, गवर्नर्स के लिए है। कोई गवर्नर जो है वो ये माना गया कि स्टेट में सेंटर के एजेंट रूप में काम कर रहा है। देखिए डिस्क्रिशनरी पावर्स जो दी गई वो इसलिए दी गई, इसलिए दी गई कि माना गया स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार केंद्र सरकार का अधीन है। यह माना गया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन है, और इस अधीनता को बनाए रखने के लिए, इस सबऑर्डिनेट पोजीशन को बनाए रखने के लिए गवर्नर शुड बी गिवन डिस्क्रिशनरी पावर्स टू इंश्योर दैट दे एक्ट सो। समझिए, यदि राज्य सरकार यूनियन गवर्नमेंट से अलग जाए तो गवर्नर के पास ये शक्ति हो कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उनको रोके, ठीक समझा? इसलिए गवर्नर को क्या दिया गया? डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई, विवेकाधीन शक्तियां दी गई। हमारे संविधान में विवेकाधीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास स्पष्ट नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति भी कुछ ऐसे मसले होते हैं जब उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, ठीक, लेकिन गवर्नर के लिए स्पष्ट है। कुछ मामलों में गवर्नर को स्पष्ट कहा गया है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे, और यह स्थिति गवर्नर के लिए है, बट राष्ट्रपति के लिए नहीं है। राष्ट्रपति के लिए ऐसे हालात निकल के आते हैं जब वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन हुआ और किसी पार्टी को बहुमत नहीं है, तो अब राष्ट्रपति के पास ये विवेकाधीन शक्ति है कि वो किसी पार्टी को जिसको लगता है कि मेजॉरिटी साबित कर सकती है उसको इनवाइट करे। बस नहीं, ये राष्ट्रपति के पास क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर्स। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा संविधान में, लेकिन राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल करता है। बात समझ आ गई? लेकिन गवर्नर के लिए विवेकाधीन शक्तियां स्पष्ट रूप से संविधान में मेंशन है। क्यों मेंशन है? क्योंकि गवर्नर का यह काम है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को एज ए सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट ऑफ यूनियन काम करने के लिए प्रेरित करे, उनको इंस्पायर करे, उस रूप में काम करवाए। यदि वो उससे बाहर जा रही है तो वो डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके उनको रोके, इसलिए गवर्नर को दी गई है। ठीक, ये बात स्पष्ट हो गई। ये है अंबेडकर जी की विचारधारा गवर्नर के पद को लेके, इसलिए गवर्नर के साथ इस तरह शक्तियां दी गई हैं। गवर्नर की
डिस्क्रिशन पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है और प्रेसिडेंट की नहीं। प्रेसिडेंट की जो है वो हालात के साथ निकल के आती है, इनविजिबल है। हम कहते हैं कि उनका इवोल्यूशन होता है हालात के मुताबिक। मैंने कहा कि रूलिंग पार्टी, किसी चुनाव हुए, किसी को बहुमत नहीं मिला, तो राष्ट्रपति को यहां पे विवेक लगाना है कि किस पार्टी के पास बहुमत साबित करने की पावर है, शक्ति, और वो इनवाइट करते हैं। हमने देखा साल 1996-99 जब भारत में सरकारें बनी तो इनवाइट किया गया। कभी कभी सरकारों ने बहुमत साबित किया, कभी कभी सरकारें नहीं कर पाई। 28 सरकार 13 दिन और बाकी दिन चल पाई, लेकिन पूरा 5 साल नहीं कर पाई। ठीक, तो इनवाइट करता है राष्ट्रपति। आगे आते हैं, ठीक, पढ़ लीजिए, ये लाइन पढ़ लीजिए पूरा। Ultimately, the governor who emerged from the Constitutional Assembly was one with certain discretionary powers prescribed by or under the Constitution, unlike the President of India who has not been given any such powers. ये इतना अच्छा क्वेश्चन है प्रीलिम्स में कि निम्नलिखित पर विचार करिए, निम्नलिखित पर विचार, कंसीडर फॉर स्टेटमेंट, और फिर लिखे कि द प्रेसिडेंट was elect as the head of the nation, was given some discrete powers by constitution. स्टेटमेंट फर्स्ट, राष्ट्रपति जो कि सरकार देश का प्रमुख होने से चुनाता है, उसके पास विवेकाधीन शक्तियां होती है। ऑप्शन 2, गवर्नर is appointed by the union government in the state is not given any discrete powers. और फिर कहेंगे which of the above statement correct? Only one, only two, both, none. दोनों गलत हैं। राष्ट्रपति पर पावर नहीं है, गवर्नर पर पावर है, और गवर्नर को जो पावर दी गई है उसके पीछे कारण है कि गवर्नर को इंश्योर करना है कि स्टेट गवर्नमेंट एज सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट काम करे यूनियन के। ठीक, यदि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई काम कर रही है जो यूनियन गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो कह देगा कि यहां पे संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है, यहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। ठीक, ये बात समझ में आ गई। मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा काम कर रही है देश की इंटीग्रिटी सोवरिटी के अगेंस्ट है, कोई प्रस्ताव पास कर रही है देश के विखंडन को लेके, तो तुरंत ही कॉन्स्टिट्यूशन मशीन फेल हो रही है। ये डिस्ट्रिक्ट पावर के इस्तेमाल कर दिया कौन? गवर्नर, और रिपोर्ट भेजा किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसके आधार पे वहां पे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति लगा सकता है। ठीक, यदि आपने पीछे पुस्तक पे अखबार पढ़ा होगा तब देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में कई बार यह कहा गया कि यहां पे कानून व्यवस्था फेल हो गई है और इसलिए यहां पे राष्ट्रपति लाया जाए, क्योंकि यहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं। अखबार पढ़ा होगा आपने। ठीक, लेकिन यह आरोप लगाने से ही केवल राष्ट्रपति नहीं लग जाता, लेकिन ये पावर है किसकी है? ये पावर है किसकी? गवर्नर के पास, कि वो इसके लिए बोल सकता है। ये बात समझ में आ गई। पॉइंट कुछ क्लियर हो रहे हैं? बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, मेंस प्रीलिम्स के बहुत अच्छा आर्टिकल है और इसमें काफी चीज निकल के आएंगे। आगे आते हैं। आर्टिकल 163 जो हमारा है, ये एग्जैक्टली 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 50 को अपना के लाया गया है। लाया गया है। ठीक, आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 जो है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, मैंने कहा गवर्नर का पद कॉलोनियल रूल से लाया गया है। पहले औपनिवेशिक काल का है, नवीन नहीं है, उसी समय का निरंतर है, कॉलोनियल का है। तो 1985 का जो एक्ट है वहीं से उसको एज इट इज हमने अडॉप्ट कर लिया है, ब्लाइंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेक्शन 50 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912। ठीक, क्लियर। अब 163 आर्टिकल है क्या? देखिए आर्टिकल 163 में, आर्टिकल में यह कहा गया है कि राज्यपाल के मदद के लिए ये राज्यपाल, गवर्नर जो होगा वो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर काम करेगा। आर्टिकल 163 में लिखा है काउंसिल मिनिस्टर टू एन एडवाइस गवर्नर, राज्यपाल को सलाह और मदद देने के लिए मंत्री परिषद होगी।
आर्टिकल 163 जिसका जिक्र किया गया है, ठीक, राज्यपाल को एड एडवाइस देने के लिए वो चीफ मिनिस्टर और हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर होगी। और इसी में लिखा गया है कि इसकी सारे मामलों में उनकी मदद से काम करेगा, लेकिन जिन मामलों में यह आशा की गई है कि वो अपने डिस्क्रिप्टिव पावर का इस्तेमाल करेंगे उन्हें छोड़कर, तो आर्टिकल 163 में डिस्क्रिप्टिव पावर्स को स्पष्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति की, गवर्नर की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 163 में गवर्नर्स की या जो राज्यपाल हैं उनकी डिस्क्रिप्टिव पावर्स को स्पष्ट किया गया है। ठीक, ये कहा गया कि आमतौर पे वो काउंसिल मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से काम करेंगे, केवल उन मामलों छोड़ के जहां पे आशा की जाती है कि वो अपनी विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करें। और यही जो आर्टिकल है ये सीधा 1935 के अधिनियम से उठाया गया है। ठीक, और इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि राज्यपाल के पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव पावर्स है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, क्लियर है ना? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन सा आर्टिकल मेंशन है, तो ये आर्टिकल 163 में मेंशन है। आगे आते हैं। ठीक, लिखा है कि आर्टिकल 163 में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पर थोड़ी सी अस्पष्टता है, वेगनेस है, क्योंकि यह कहा जाएगा कि अधिकांश मामलों में वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर की एडवाइस से काम करेगा, बाकी जहां जरूरत होगी वो डिस्क्रिप्टिव पावर इस्तेमाल करेगा, लेकिन कहां होगी और कहां करेगा, कहां नहीं करेगा, ये जो एक पतली सी रेखा है, ये जो एक नैरो पार्टीशन है, इस कारण से टकराव होता है। भाषण में आ गई? ठीक, लिख लीजिए। आर्टिकल 163 में अस्पष्टता है, वेगनेस है राष्ट्र गवर्नर की एक्चुअल पावर को लेके और इलेक्टेड गवर्नमेंट की एक्चुअल पावर को लेके वेगनेस, अस्पष्टता है। समझ गए? अस्पष्टता है क्योंकि यहां पे एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा है कि किन जगहों पे उसको अपना दिमाग लगाना है, विवेक का इस्तेमाल करना है, और कहां पे उसको काउंसिल मिनिस्टर की एडवाइस काम करना है, ये यहां पे अस्पष्ट है। आर्टिकल 163 के 1 में स्थिति अस्पष्ट है, और इस अस्पष्टता का कारण है कि राज्यपाल और इलेक्टेड गवर्नमेंट में आमतौर पर टकराव होता है। ठीक, क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस में काफी हद तक इसको स्पष्ट करने की कोशिश करी है। ठीक, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस में 1974 में इस अस्पष्टता को दूर करने की कोशिश करी है। सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस में इस अस्पष्टता को दूर करने की कोशिश करी है। ठीक, दूर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा नबम रेबिया केस 2016, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक सिंपल जो मामला है वो ये है कि जो भी विधानसभा का स्पीकर है, स्पीकर ऑफ असेंबली, उसके इलेक्शन की डेट को लेके गवर्नर एग्री नहीं है और उस कारण से इलेक्शन नहीं हो पा रहा। बस ये बात है। एडिटोरियल ये कहता है कि देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के सिद्धांत के विरुद्ध है, संवैधानिक सरकार 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 के सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक, स्पष्ट किया उन्होंने, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कैसे विरुद्ध है? उसे स्पष्ट किया कि आर्टिकल 178 में स्टेट असेंबली के स्पीकर के इलेक्शन का प्रोविजन है।
और यहां पे कोई स्पष्ट गवर्नर की भूमिका नहीं है। लिख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट असाइंड, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट असाइंड any role to the governor in the election of the speaker under article 178। और ये लिखा है कि ये स्पष्ट काम जो है वो विधानसभा का है, इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं है, इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, गवर्नर को रोल नहीं है। और आर्टिकल ये भी कहता है कि जो गवर्नर तारीख फिक्स करता है ये सदन के नियम का प्रावधान है। इट इज ओनली द हाउस रूल। ठीक, ये सदन के नियम का प्रावधान है, संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ड्यूटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ड्यूटी नहीं है। ये केवल क्या है, हाउस के नियम है जिसमें कहा गया कि तारीख गवर्नर की सहमति से तय की जाए। कोई संविधान में नहीं लिखा 178 वाक्य में कि भाई ये काम किसका है, कि गवर्नर काम है, तारीख निकालेंगे, ठीक, पंडित से पूछेंगे सही मुहूर्त कौन सा है, स्पीकर चुनाव करवाना है, ये काम उनका नहीं है। ये हाउस रूल का प्रावधान है। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है? ये यहां पे साफ लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि तारीख का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन तारीख का कोई विशेष महत्व नहीं है, तारीख का कोई विशेष महत्व नहीं है। सभी विधानसभा में जो प्रक्रिया है वो ये है, देखिए प्रक्रिया क्या है, वास्तविक प्रक्रिया क्या है, एक्चुअल प्रोसीजर क्या है। एक्चुअल प्रोसीजर ये है जो सभी विधानसभा फॉलो किया जाता है। एक्चुअल प्रोसीजर जो है वो जो सभी विधानसभा में तय किया जाता है वो ये है कि सरकार तारीख तय करती है और तय करने के बाद सेक्रेटरी ऑफ द असेंबली को मैसेज कन्वे किया जाता है। समझे? विधानसभा के सेक्रेटरी को मैसेज कन्वे किया जाता है और सेक्रेटरी जो है वो इस तारीख इस चीज को कन्वे करता है किसको? गवर्नर को, उसे सिग्नेचर के लिए। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, वो सेक्रेटरी ऑफ द असेंबली को बताएगा कि ये तारीख है और सेक्रेटरी असेंबली ये बताएगा गवर्नर को। तो तारीख तय करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार विधानसभा के सचिव बताएगी और विधानसभा सचिव बताएगा राज्यपाल को। ये है प्रोसीजर, ठीक है ना? और एक बार गवर्नर इसको अप्रूव कर दे, जिसके लिए वो बाध्य भी है, तो सदस्यों को बताता है कि इस दिन चुनाव होगा। देख लीजिए, गवर्नर एक बार इसको जब अप्रूव कर देता है, विच ही इज ड्यूटी बाउंड टू डू, जिसके लिए वो बाउंड है, बाध्य है वो देने के लिए। समझिए, विच ही इज ड्यूटी बाउंड टू डू, द मेंबर्स आर इन्फॉर्म अबाउट इट। ठीक, समझ गए? एक बार वो तय कर दे, उसको करना है, शक्ति है, अप्रूव कर दे, तो फिर मेंबर्स हो जाता है कि इस दिन स्पीकर चुनाव होगा, सभी मेंबर सदन में उपस्थित हो। आ गया ये आर्टिकल। ये कहता है कि यदि गवर्नर तारीख ना दे तो क्या हो सकता है? देखिए, आर्टिकल कहता है कि डेट तय करने की शक्ति संवैधानिक राज्यपाल के पास नहीं है, फिक्सिंग द डेट बाय द गवर्नर इज नॉट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपोर्टेंस। देख लीजिए, राज्यपाल के द्वारा तय करने की शक्ति, तारीख, कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। संवैधानिक महत्व यह है कि सदन के द्वारा स्पीकर चुनाव होगा।
मेन काम वो है, तारीख कोई संवैधानिक काम थोड़ी है, तारीख तय करना कोई संवैधानिक काम नहीं है। मेन काम क्या है? मेन काम यह है कि सदन के द्वारा, हाउस के द्वारा स्पीकर का इलेक्शन, ठीक। और ये काम करने के लिए लिख लीजिए, इस काम करने के लिए केवल रूलिंग पार्टी को रूल को अमेंड करना है। कोई रूल है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है। रूलिंग पार्टी को सदन के नियमों में बदलाव करना है। बदलाव करके सेक्रेटरी को डायरेक्ट डेट बताई जाएगी और सेक्रेटरी मेंबर्स को नोटिफाई कर देगा। ये बाईपास सिस्टम है, गवर्नर का रोल ही खत्म। गवर्नर बताएगी इसको सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी किसको बताएगा? हाउस के मेंबर्स को, और हाउस के मेंबर असेंबल होके, इकट्ठे होके स्पीकर का क्या करेंगे? इलेक्शन कर देंगे। क्लियर हो गया? अब इसी को यूपीएससी प्रीलिम्स में घुमाएगा और वहां पर वो लिख देगा कि सदन के स्पीकर के चुनाव की तारीख तय करने की संवैधानिक शक्ति गवर्नर को दी गई है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू फिक्स द डेट ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव स्पीकर इलेक्शन। ऐसी कोई पावर है ही नहीं, ये तो हाउस रूल है। हाँ, जो मेन काम है संवैधानिक वो है इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, वो संवैधानिक है, तो उसको अमेंड नहीं करते, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें गवर्नर को आप इग्नोर कर सकते हो। ये एक छोटा सा मामला है, देखिए मामला क्या छोटा सा है, लेकिन क्योंकि जो गवर्नर है वो बीजेपी गवर्नमेंट से रिलेटेड है और राज्य में एक नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये तनाव बढ़ गया, ठीक, ये टकराव बढ़ गया और इस कारण से तारीख तय नहीं हो पा रही, स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो पाता। तब स्पीकर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। स्पीकर जो होता है वो किसी भी हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। हाउस के अंदर पूरे कामकाज तय करना, क्वेश्चन आवर को लगेगा, किस मेंबर को समोट किया जाएगा, इसके अलावा सदन को रिप्रेजेंट करना, ये सब काम स्पीकर के होते हैं। अब बिना स्पीकर आप समझ लो कि बिना ड्राइवर गाड़ी चल रही है, स्पीकर ही नहीं है तो आप समझ लो कि बिना ड्राइवर गाड़ी हो। अब बिना ड्राइवर गाड़ी चल रही तो क्या चलेगी? सोचो आप, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। कहां पे? महाराष्ट्र में, ठीक। स्पीकर का एक इंपोर्टेंट होता है, तैयार कर लीजिए मेंस के लिए, डिस्कस द रोल ऑफ स्पीकर इन इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम। भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में स्पीकर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के लिए, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गई बात कहां की? ये बात हो गई महाराष्ट्र की, ठीक ठीक। तो आर्टिकल ये कहता है कि जब भी कभी मेंबर्स को भेजा जाएगा नोटिफिकेशन, मेंबर्स इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद इसके इलेक्शन के लिए सीक्रेट बैलेट सिस्टम बना सकते हैं, या तो गुप्त मतदान होगा, किसके लिए? लोकसभा स्पीकर के लिए, या फिर मोशन के थ्रू होगा। मोशन थ्रू, प्रस्ताव के माध्यम से उसे इलेक्ट किया जाएगा। दो ही तरीके हैं, और थ्रू मोशन इन द हाउस एज इज डन बाय द लोकसभा। लिख लीजिए कि जब मेंबर्स को नोटिफाई किया जाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट लो इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, ठीक। आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको दोबारा से ब्रीफ कर दूंगा एक बार और कुछ पॉइंट बता दूंगा इसके। तो इसमें दो तरीके हैं, आइदर थ्रू सीक्रेट बैलेट और थ्रू मोशन द हाउस। अब प्रीलिम्स में आएगा कि विधानसभा में स्पीकर का चुनाव हमेशा सीक्रेट बैलेट से ही होता है। ये स्टेप सही गलत है? नहीं, दो तरह से होता है, या तो प्रस्ताव के माध्यम से या गोपनीय मतदान के माध्यम से। दो ही तरीके हैं जिससे यह चुनाव होता है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे आते हैं। कुल मिला के आर्टिकल यह कहता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य में तारीख तय नहीं हो पा रही, तो यहां पे इलेक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक। अब आते हैं केरला का इशू। केरला के इशू में इसका उल्टा है। उल्टा इसलिए कि वास्तव में वहां पे गवर्नर के पास पावर है, लेकिन गवर्नर पब्लिकली इस तरह से अपने आप को रिपेंट बता रहे हैं कि मैं बहुत असहाय हूं, मैं प्रेशर में आके रीअपॉइंट कर दिया कन्नूर यूनिवर्सिटी के चांसलर को, वाइस चांसलर को। तब की
गवर्नर के पास एक्चुअल पावर है। किसी वीसी को अपॉइंट करने के लिए उसको गवर्नमेंट से कुछ जरूरत नहीं है। यदि गवर्नर चाहे तो अपोजिशन पार्टी के मेंबर से सालिस्ता अपॉइंट कर सकता है। और जो भी राज्य का गवर्नर होता है वो हर यूनिवर्सिटी का एक्स ऑफिसो वाइस चांसलर अपॉइंट करने के लिए ताकतवर होता है। आप देखते हो यूनिवर्सिटी में डिग्री बढ़ती है तो गवर्नर आते हैं डिग्री बांटने के लिए राज्यों में, आते ना, तो गवर्नर का काम है। तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो वास्तव में जो नहीं अधिकार था उसका इस्तेमाल किया महाराष्ट्र में, और केरल में अधिकार था फिर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे गवर्नर। ये है मामला केरल का। तो यहां लिख लीजिए कि यहां जो अपॉइंटमेंट है वो रीअपॉइंट, यहां जो इशू है वो रीअपॉइंटमेंट को लेके है। यहां जो कंट्रोवर्सी है वो रीअपॉइंटमेंट को लेके है, कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेके। ठीक, अब इन्होंने कहा यहां पे जो विवाद है वो ये कि जो गवर्नर होता है वो एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज का। लिख लीजिए, किसी भी राज्य का गवर्नर विश्वविद्यालयों का प्रदेन कुलपति होता है, और साथ में अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। किसी को वाइस चांसलर अपॉइंट करना है तो ये अथॉरिटी उसी के पास होती है। ठीक, और इस अथॉरिटी के तहत वो रीअपॉइंट भी कर सकता है, सरकार की सलाह मान भी सकता है, नहीं मान सकता है, उस पास कई तरह की पावर्स है। ठीक, एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज का। क्लियर? जो भी एमपी के गवर्नर हैं वो एमपी के सभी विश्वविद्यालयों के एक्स ऑफिशियो चांसलर हैं, और वो एक्स ऑफिशियो मतलब गवर्नर बनने के साथ कोई ये काम भी मिलेगा। जैसे हम पढ़ते नहीं कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपसभापति, वो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो लगभग इसी तरह की मामला यहां पे आता है। आगे आते हैं, देखिए यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत, यूनिवर्सिटी एक्ट में प्रावधान है कि वाइस चांसलर का रीअपॉइंट हो सकता है। इसलिए रीअपॉइंटमेंट करना कोई गलत चीज नहीं है, कोई असंवैधानिक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो संविधान से परे हो। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है और आपने रीअपॉइंटमेंट नहीं किया है तो आर्टिकल कहता है कि ये सब चीजें करना आपके हक में, आपके पास शक्ति है। आगे ये भी लिखा है कि गवर्नर चांसलर होने के नाते वाइस चांसलर की नियुक्ति में एडवाइस के ऊपर बाउंड नहीं है। देख लीजिए, क्योंकि गवर्नर चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है उप कुलपति की नियुक्ति आदि के मामले में। द गवर्नर एज चांसलर इज नॉट रिक्वायर्ड to act on the advice of the council ministers in the matter of appointment of vice chancellor and others in the university. He can act absolutely independently. ठीक, क्लियर हो गया? तो केरल में जो गवर्नर जो कह रहे हैं कि मैंने दबाव में काम किया, मैंने रीअपॉइंटमेंट कर दिया, इसमें गलती उनकी ज्यादा है बजाय सरकार के। सरकार ने यदि आपको रीअपॉइंटमेंट के लिए भेजा है तो आप चाहो ना कर। ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन थी जो आपने माना? तो स्पष्टीकरण गवर्नर को देना चाहिए सरकार के। सरकार भेजने के लिए हकदार है, आप मानने के लिए योग्य है कि आप माने ना माने, अधिकार आपके पास है। समझे? क्योंकि आप क्या हो, पूरे राज्य के विश्वविद्यालय के चांसलर हो। उप चांसलर की नियुक्ति, उप कुलपति की नियुक्ति आपके अधिकार में आती है गवर्नर के पास। तो गवर्नर, ये लिखा है कि ही कैन एक्ट एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। गवर्नर इस तरह की नियुक्ति में संपूर्ण आजाद है, संपूर्ण स्वतंत्र है। देख लीजिए, संपूर्ण स्वतंत्र गवर्नर इस प्रकार की नियुक्ति में। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक, तो आर्टिकल कहता है कि ये जो टकराव हो रहा है, ये बेवजह का है। देखिए, केरल हाई कोर्ट ने गोपाल कृष्णन वर्सेस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के मामले में स्पष्ट किया है। देखिए केस है, केस जो लिखिए, केस पूछे आते हैं
एग्जाम में। केरल हाई कोर्ट ने गोपाल कृष्णन वर्सेस चांसलर केस में स्पष्ट किया है इस लीगल पॉइंट को, ठीक। लीगल पॉइंट क्या है कि गवर्नर इंडिपेंडेंट है। पहला, गवर्नर इंडिपेंडेंट है, रीअपॉइंट के मामले में, अपॉइंट के मामले में इंडिपेंडेंट है। दूसरा, वो वाइस चांसलर के परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करता है, वाइस चांसलर के प्रदर्शन का आकलन करता है, कामकाज के प्रदर्शन का आकलन करता है, वाइस चांसलर के कामकाज का आकलन करता है कि वो बेहतर काम कर नहीं कर रहा, ठीक। और मेरिट के आधार पे अपॉइंटमेंट करने के लिए स्वतंत्र है कौन? राज्यपाल। ये सब लीगल पॉइंट क्लियर किए गए हैं, वैधानिक बिंदु स्पष्ट किए गए हैं गोपाल कृष्ण मामले में, केरल हाईकोर्ट के मामले में, ठीक। क्लियर हुआ? क्लियर है कि नहीं है? किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। लास्ट में आर्टिकल कहता है कि भारत में एक विचित्र स्थिति वर्तमान में मौजूद हो रही है। राज्यपाल जो होता है वो किसी भी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक अथॉरिटी है। He needs a function within the four walls of the constitution and be a friend, philosopher and guide to his government। वो कह रहा है कि राज्यपाल जो होता है, देखिए राज्यपाल संविधान की चार दीवारी में काम करने के लिए राज्यपाल को संविधान की चार दीवारी में काम करना चाहिए। फोर वॉल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझे ना, संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट वहां पे है उसके साथ मित्रतापूर्ण गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड के रूप में काम करना चाहिए, उसे समांतर गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन पैरेलल गवर्नमेंट के रूप में काम करने का अधिकार नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ हिम टू बी ए पैरेलल गवर्नमेंट। वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाए, इसकी उसको अधिकार नहीं दिया गया है। और ना राज्यपाल रहते हुए उसे किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई है, पर्सनल कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो, ठीक। एज ए गवर्नर जो भी कुछ काम करेगा इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसको छूट दी गई है। संविधान कहता है कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, राज्यपाल के पद पर रहते हुए किए गए कार्य के लिए उसकी कोई व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं होगी। इसी प्रकार राष्ट्रपति को भी, क्योंकि वास्तव में ये लोग सरकार की सलाह पे काम करते हैं, तो जवाबदेह कौन है? सरकार है कि राज्यपाल? सरकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी दी गई है, संविधान की छूट दी गई है, दोनों को इम्यूनिटी दी गई है ताकि ये इस काम में रिस्पॉन्सिबल ना हो। याद आएगा, ठीक। लास्ट में कहा गया कि अधिकांश टकराव वहां दिख रहा है जहां पे गवर्नर किसी और पार्टी से है, रूलिंग पार्टी किसी और से है, ठीक। लास्ट में इन्हें पंडित ठाकुर दास भार्गव का एक स्टेटमेंट दिया जो संविधान सभा के मेंबर थे, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने गवर्नर के लिए कहा था कि ही विल बी अ मैन ऑफ अ पार्टी एंड ही विल लुक एट द मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट फ्रॉम अ डिटेस्ट स्टैंड पॉइंट। मतलब वो उनसे दूर जुड़ के, मतलब जुड़े नहीं रहेंगे, अलग होके काम करेंगे। डिटेचमेंट इज द एसेंस ऑफ इंडियाज एंशिएंट कल्चर। पढ़ा होगा भारतीय संस्कृति में डिटेचमेंट होते ना, चीजों से अलगाव, लगाव नहीं रखना, मोह माया से दूर रहना देसी भाषा में। तो इन्होंने कहा कि इस तरह का मोह माया मामला जो है वही समस्या की जड़ है। और भारतीय संस्कृति में मोह माया से अलग होना एक अनिवार्य सत्य मानी गई है। तो लिखा है कि लेकिन वर्तमान के जो हालात हैं वो दिखाते हैं कि मोह माया से हम जुड़े हुए हैं, हम उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। कुल मिला के जो गवर्नर है उससे आशा की जाती है कि वो एक नॉन पॉलिटिकल एजेंट रूप में काम करेगा, न्यूट्रल रूप में काम करेगा। लेकिन बाद में देखा गया गवर्नर जो है वो रूलिंग पार्टी के फेवर में ही काम करते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्वेश्चन को मेंस का
ठीक, क्वेश्चन ये है मेंस का, पहले हिंदी बोलो फिर इंग्लिश बोलूंगा, कि पिछले कुछ वर्षों से भारत में गवर्नर और राज्य सरकार के बीच तनाव बढ़ा है. In last few years, the confrontation between state government, elected government, and governor will increased. पिछले कुछ वर्षों से भारत में राज्य सरकार और गवर्नर के बीच टकराव बढ़ा है, जो विच इज नॉट सुटेबल फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि संघीय व्यवस्था के लिए बेहतर नहीं है. एक्सप्लेन इट. ये क्वेश्चन को जब तक पकड़ पा रहे हो आप, इसकी फ्रेमिंग कैसे करनी है. ठीक, ये ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, इस बात सुन पा रहे हैं आप, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे इन दोनों को मैंने कहा कि फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड के रूप में काम करेंगे तो काम कर पाएंगे. ठीक, यदि गवर्नमेंट ही रूलिंग पार्टी लड़ते रहेंगे, आपस में अलग अलग दिशा बढ़ेंगे, तो इससे राज्य में जो संवैधानिक स्थिति है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो विफल हो जाएगी. ठीक, और इससे केंद्र और राज्य के बीच में, स्टेट और रूलिंग यूनियन के बीच में गैप जो है बढ़ जाएगा, जैसा हम पिछले कुछ समय देख रहे हैं भारत के कई राज्यों में. ये बात क्लियर हो गई. चलिए, ये तो एक ही आर्टिकल था. दूसरा आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में, ये है कि जापान का जो एक बेस है उसे यूएस मिलिट्री खाली नहीं करेगी, ऐसी खबर आई है. और बेस लिख लीजिए. एक्चुअली क्या हुआ है कि जापान में एक जगह है जहां पे यूएस की मिलिट्री बेस रुका हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां पे ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं. तो जापान, ये खबर आई थी कि जापान चाहता कि अमेरिका वहां से अपना बेस खाली कर ले, लेकिन अभी अमेरिका जापान में एग्रीमेंट होगा. ये एग्रीमेंट हुआ है कि अमेरिका के जो जवान, जो सैनिक हैं, जो 3% है, वो उस बेस से बाहर निकलेंगे. तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट क्वेश्चन जो आएगा कि वो बेस कौन सा है. एक्चुअली जो उस बेस का नाम है ओकिनावा बेस. लिख लीजिए, ओकिनावा. ओकिनावा, ओकिनावा. एग्जैक्टली ज्योग्राफी पूछेगा आपसे कि ओकिनावा बेस कहां है, तो डायग्राम में देखिए, यहां पे है ओकिनावा आइलैंड्स. ये है जापान. जापान के, लिखिए, जापान के साउथ वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ओकिनावा जो है जापान के दक्षिण पूर्वी द्वीपों के समूह को बोलते हैं जहां लगभग 55 यूएस ट्रूप्स रुके हुए. यही है अमेरिका का जापान बेस, ओकिनावा. याद है ना, पैसिफिक आइलैंड में है. इंपोर्टेंट है प्लेन्स के लिए. पैसिफिक आइलैंड में ही है ओकिनावा. पैसिफिक आइलैंड में है ओकिनावा. ठीक, और इसी को लेके आज न्यूज आई है. सीधा एग्जाम में आएगा, ओकिनावा आइलैंड कहां पड़ता है. पैसिफिक, अटलांटिक, आपके इंडियन ओशियन, आर्कटिक, अंटार्कटिक. तो ओकिनावा पता होना चाहिए आपको, ओकिनावा कहां पे है. ठीक, क्लियर, याद आएगा. चलिए, आर्टिकल हो गया. मैंने आपको बताया था कि कई राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. ठीक, कई राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई है. यूपी आदि में चुनाव होने वाले हैं. अब थोड़ा आपको बताना चाहिए कि चुनाव और आचार संहिता क्या होती है. हिंदी में इंग्लिश बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. देखो, हमारे यहां कई प्रकार के चुनाव होते हैं. राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, विधानसभा का होता है, पंचायत का होता है. लेकिन पंचायत चुनाव छोड़ के बाकी सब चुनाव करवाने की जो ड्यूटी होती है वो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ईसीआई की. और ये ईसीआई है कहां पे है, दिल्ली में. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है. किसमें है, क्यों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मेन काम क्या है, इलेक्शन करवाना. और यदि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं हुई और रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस में हुई तो फिर इलेक्शन न्यूट्रल नहीं होंगे. इलेक्शन न्यूट्रल नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का बेस ही खत्म हो जाएगा. भाई डेमोक्रेसी का बेस क्या है, इलेक्शन. हर 5 साल बाद
हम सरकार को कामकाज का आकलन करते हैं, वोट डालते हैं। इसलिए इलेक्शन का बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का महोत्सव बोलते हैं। चुनाव क्या है? फेस्टिवल डेमोक्रेसी। हम सब अपनी सरकार के काम को एग्जामिन करते हुए अपनी वोटिंग पावर को एक्सरसाइज करते हैं, रूलिंग पावर, अपनी चूजिंग पावर को एक्सरसाइज करते हैं, सरकार चुनने की पावर को एक्सरसाइज करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाया गया है और उसको पावर दी गई है कि भाई आप चाहे रूलिंग पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब आप इलेक्शन का आओगे सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड दोगे। ठीक, अब इक्वल प्लेइंग फील्ड कैसे? मतलब कि भाई जो रूलिंग पार्टी है उसको कहा जाएगा कि अब आप कोई नई डिक्लेरेशन नहीं करोगे। जैसे बिफोर इलेक्शन यदि रूलिंग पार्टी कोई ऐसी घोषणा कर दे जिससे लोगों का वोट बैंक रूलिंग पार्टी को मिल जाए, तो ये तो वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो जैसी इलेक्शन की तारीख घोषित होती है उस तारीख से एमसीसी लागू रहता है। क्या आ जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यह है कि जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं होगा ये एमसीसी लागू रहेगा। और इस एमसीसी का ऑब्जेक्टिव है कि अपोजिशन और रूलिंग और सभी पार्टीज को इक्वल प्लेइंग फील्ड देना। ठीक, सभी को बराबरी का मौका देना। ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी को अधिक मौका मिल जाए। ये क्या क्या है? एमसीसी का ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो अभी कई राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं तो एमसीसी लागू हो गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। याद रखना, ये एग्जाम आता है कि एमसीसी कब लागू होता है? जिस तारीख को इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर करता है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बोलेगा कि हम इस तारीख को वोटिंग करवाएंगे, इस तारीख को इतने फीसद वोटिंग होगी, इस तारीख को काउंटिंग होगी, तो उस मौके से एमसीसी लागू रहता है। एमसीसी लागू होने के साथ ना तो कोई नई परियोजना घोषणा करोगे, ना ट्रांसफर, ना पोस्टिंग, ना प्रमोशन, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, और जितने भी ऑफिसर्स होंगे वो अब डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करेंगे। रूलिंग पार्टी से उनका कोई भी मतलब नहीं होगा। हालांकि ये आइडियल चीज है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, वो सारी व्यवस्था करके रखते हैं। आप देखा होगा कि अखिलेश यादव ने आज चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ऐसे डीएम है जो कि रूलिंग पार्टी बीजेपी सपोर्ट करते हैं, उनको ट्रांसफर किया जाए। उन्हें मांग करी है। ठीक, लेकिन वो ठीक है जो भी कुछ है, लेकिन एक बार एमसीसी लागू हो जाए तो कुछ भी फिर आगे नहीं किया है। अब यूपी में क्या हो रहा है कि इस समय यूपी में वैक्सीन लग रही है, सेकंड डोज, और सेकंड डोज का सर्टिफिकेट जो है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो आ रहा है। और मोदी जो है वो स्टार कैंपेनर भी हैं अपनी पार्टी के यूपी में। तो इस तरह से लोगों का वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो अब ये हुआ है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट से जिन 5 राज्यों में हो रहे हैं वहां पे अब जो सर्टिफिकेट जारी होंगे उनमें मोदी का फोटो नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल प्लेइंग फील्ड के अगेंस्ट है। मायावती कह रही है कि हमारा फोटो लगवाओ उसमें, अखिलेश कह रहे हैं हमारी लगवाओ। ठीक, क्योंकि अब तो एमसीसी लागू हो गया, अब तो आप नहीं कर सकते। तो फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह दिया कि हम फिल्टर लगा के इसमें से फोटो निकाल देंगे, और ये इसलिए करेंगे क्योंकि एमसीसी के तहत वॉयलेशन है। तो एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन बनता है इसको लेके कि एमसीसी क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो हम पॉलिटी में और पढ़ेंगे एमसीसी को लेके। ठीक, एमसीसी को लाया गया क्या आइडिया, लेकिन मैंने समझा दिया कि एमसीसी का बिल्कुल जो उद्देश्य है कि सभी को ड्यूरिंग इलेक्शन इक्वल प्लेइंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया जाए, आइदर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टीज। समझ गए? इसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, नए प्रोजेक्ट्स आदि को घोषणा करने पर रोक लग जाती है। क्लियर हो गया? इसलिए आप देखते होगे कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो भी सरकारें होती है, जो भी पार्टियां होती है, जिनको जो भी कुछ करना होता है सब कर लेते हैं। स्पेशली रूलिंग पार्टी होती है वो उसको जितने मंदिर बनाने, हाईवे बनाने थे, तुरंत उस एक ही दिन में 200 उद्घाटन, सब जगह ईंट रख दी और एक जगह क्लिक कर दिया और सब 200 उद्घाटन बना दिए। ठीक, एमसी लागू होने से पहले रूलिंग पार्टी लोगों के वोट जीतने के लिए इस तरह करती है, लेकिन लागू होने के बाद दिखता है। यह समझ में आ गया? बोलोगे तो नहीं? ठीक, तो ये पॉलिटिकल इशू है एमसीसी का। लिख लीजिएगा कि एमसीसी कब लागू होती है, पता कर लीजिए। जिस दिन से वोटिंग इलेक्शन प्रोसेस या हम इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर किया था उसी दिन से आपके एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। एमसीसी और जब कब कंप्लीट होती है? जब इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इलेक्शन प्रोसेस कब कंप्लीट होता है? जब विनिंग कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप विनर हैं, उसके साथ ही इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक, तो इलेक्शन प्रोग्राम को डिक्लेयर करने से लेके सर्टिफिकेट बांटने तक एमसीसी फोर्स में रहती है। ठीक, द एमसीसी विल बी इन द फोर्स जस्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम बाय इलेक्शन कमीशन टू द distribution of winning candidate certificate। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीसी।
तो ये 2-3 खबरें आज बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने ले ली। इसमें आपको बस ये पढ़ना है कि श्रीलंका, चाइना ने इस समय कई सारे छोटे देशों को कर्ज बांट रखे हैं और चाइना कई देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। रिसेंटली उसने ये श्रीलंका के साथ भी खेला है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पिछले कई समय से घाट संकट चल रही है। कोविड-19 दौरान श्रीलंका के यहाँ पर्यटन टूरिज्म कर हो गया और श्रीलंका एक ऐसा देश है जो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी पे चलता है। अब ना टूरिस्ट आ रहे, ना यहाँ पे इकोनॉमी चल पा रही है। तो श्रीलंका ने चाइना से मांग करी है कि जो भी आपने हमको डेब्ट दिया है, लोन दिया है, उसकी जो भी ईएमआई किस्तें वस्तें बन रही हैं उनको आप रिस्ट्रक्च कर लो। अभी हम उतना पैसा देने के लिए कैपेबल नहीं है जितना हमारी आपके साथ बात हुई थी। श्रीलंका ने लगभग इसी तरह की रिक्वेस्ट इंडिया से भी करी है। कुल जमा हमको समझना है कि किस तरह से चाइना अपना डेब्ट टैप उधार देके देशों को जाल फंसाने का जो जाल है उसको तेजी से बढ़ा रहा है, जो भारत के हित में नहीं है। तो ये पॉइंट यहां पे इंपोर्टेंट है। इसी तरह एक सरकार ने घोषित किया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस बनाया जाएगा। लिख लीजिए, हिस्ट्री में क्वेश्चन बनेगा, आर्ट एंड कल्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा। सरकार ने डिक्लेयर किया है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को इतना ऑब्जर्व करेंगे। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, ये जो वीर बाल दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य है कि जो साहिबजादा हैं उनके बलिदान को सम्मान देना। साहिबजादा गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को साहिबजादा बोलते हैं। एग्जाम में आएगा साहिबजादा क्या है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को साहिबजादा बोलते हैं और उन साहिबजादा के बलिदान को सम्मान देने के लिए वीर बाल दिवस शुरू किया रहा है। इसको आप तैयार करिए हिस्ट्री में। गुरु गोविंद सिंह सर बहुत इंपोर्टेंट है और इसको आप ऐसे देखते हैं कि पंजाब इलेक्शन और साथ में फार्म लॉ, किसानों के वोट बैंक, ठीक, उन सबको डाइवर्ट करने के लिए देख सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा डाइवर्ट करें क्या करें, बट आप समझ जाओ, ठीक, आगे आ जाओ। गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु हैं। 10 गुरु हुआ करते थे, लास्ट गुरु है गुरु गोविंद सिंह। और इसके बाद गुरु परंपरा को अंत कर दिया गया, गुरु ट्रेडिशन खत्म कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना गया। सही ना, ठीक। चलिए, ये जो 4 शहीद हुए, इनमें लास्ट जो 2 शहीद हुए वो 26 दिसंबर को हुए थे। लिख लीजिए कौन कौन से। एक हैं जोरावर सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह। मुगल सेनाओं के दौरान को मार दिया गया, ठीक। मुगल रूलर कौन था इस समय? और मुगल रूलर औरंगजेब था। कौन था? हाँ, तैयार कर लिए भैया, सब हिस्ट्री में आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक। इस बार इंपोर्टेंट है। तो ये जो है शहीद हुए लास्ट जो 4 में से 2, और उन दोनों की शहीदी के दिन को हम इस तरह याद करेंगे, ठीक। वीर बाल दिवस क्लियर हो गया, ठीक। ये बाल दिवस से अलग है, वो चाचा नेहरू से जुड़े हुए हैं। तो यहां मुगल और सिखों के बीच जो संघर्ष हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री में इंपोर्टेंट लिखो, मुगल सिख कॉन्फ्लिक्ट, ये हम तैयार करेंगे अलग से मॉडर्न हिस्ट्री में। इस साल के प्रीलिम्स के लिए, अपकमिंग प्रीलिम्स के और मेंस के लिए ये मुगल सिख कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत इंपोर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट न्यूज जो है कि आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि बीजिंग में है उसमें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटमेंट उनका हो गया है। ठीक, अपॉइंटमेंट उनका हो गया है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन से ना बने, न उर्जित पटेल से बने, ना किसी लेके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कैसे देती है लोन, किन चीजों की लोन देती है, वो इंपोर्टेंट है। आइए, 3 ईयर का टर्म होगा, 3 ईयर का टर्म होगा इनका, 3 वर्ष का कार्यकाल होगा और बैंक के 5 वाइस प्रेसिडेंट में से एक ये होंगे। ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, मल्टीलैटरल बहुपक्षीय वित्त पोषण, मल्टीलैटरल कई चीजों के लिए डेवलपमेंट बैंक देती है, डेवलपमेंट बैंक है।
विकास का, रोड, रेल, हाईवे प्रोजेक्ट्स आदि के लिए देती है। तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, इनके 5 प्रेसिडेंट में से एक होंगे। देखिए AIIB 2015 में लॉन्च की गई थी। AIIB 2015 में लॉन्च की गई थी। 2015 में AIIB लॉन्च की गई थी और इसने अधिकांश लोन भारत को दिया भी है। अन्य सदस्यों के नाम है, इसने अधिकांश लोन भारत को दिया है। इस बैंक में सबसे बड़ा शेयर होल्डर चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। 104 मेंबर्स हैं, यूएस और जापान इसके मेंबर नहीं है। ये सब प्रीलिम्स में आएंगे, ये सब चीजें प्रीलिम्स में आएंगी, कौन कौन देश इसके मेंबर हैं। 104 देश मेंबर हैं, शेयर होल्डर में हम शामिल हैं और लोन टेकन में हम नंबर 1 है, उधार लेने में माहिर है। क्लियर? तो ये कुछ विशेषताएं आप लिख लीजिएगा। यूएस और जापान इसके मेंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए, AIIB ने भारत में 28 प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दे रखी है इस समय। 28 प्रोजेक्ट्स को, भारत में 28 प्रोजेक्ट को इन्होंने फंडिंग दे रखी है। ठीक, अधिकांश प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है, मतलब जिनको वर्ल्ड बैंक ने दिया है, जिनको ADB ने दिया है, उसी को उन्होंने दे दिया है। अधिकांश प्रोजेक्ट, एग्जाम आएगा, को फाइनेंसिंग नहीं करती है। अधिकांश प्रोजेक्ट, मोस्टली प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग आते हैं। जिनको वर्ल्ड बैंक को ADB लोन दिया है, उन्हीं को इनने भी लोन दे दिया है। को फाइनेंसिंग, समझे ना? फ्रेश लोन नहीं है, को फाइनेंसिंग भी इसमें है। मोस्टली को फाइनेंस विद द वर्ल्ड बैंक और द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के को फाइनेंसिंग में शामिल है AIIB भी। ठीक, क्लियर? इसके अलावा स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट को भी इन्होंने लोन दिया है। स्टैंड अलोन मतलब जिनको केवल इन्होंने लोन दिया, बाकी से नहीं दिया। रिसेंटली AIIB भारत में ग्रीन प्रोजेक्ट्स, मतलब नवीन प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट्स, नया अस्पताल बनाना है, नया कुछ बनाना, हाईवे, ऑलरेडी पहले कुछ नहीं था, ब्राउन पर मतलब जो है ऑलरेडी उसको नया करना, तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है AIIB अब भारत में, कोविड-19 के दौरान। इस तरह AIIB भारत में कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स में मदद कर रही है। इसके वाइस प्रेसिडेंट में चुन लिए गए हैं उर्जित पटेल जी, और आपको बताना चाहिए कि उर्जित पटेल भारत के 24 नंबर के गवर्नर थे।